हेलो स्टूडेंट। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज का जो प्रकरण है हमारे पास वो है पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखें, जो पुरुष जो जनन तंत्र है वो शुक्राणुओं के निर्माण से संबंधित होता है, यानी कि शुक्राणुओं को उत्पादित करने से संबंधित है। और ये हमारे जो श्रोणी प्रदेश है, पैल्विक जो रीजन होता है वहाँ स्थित होता है। नर जनन तंत्र जो है विभिन्न भागों से जो है मिलकर के बना होता है और उन समस्त भागों को हम 3 समूहों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, किया जा सकता है। अब कौन कौन से है? सबसे पहला है मुख्य जनन अंग, यानी कि कुछ भागों को हमने जो है मुख्य जनन अंग के अंतर्गत रखा, या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसको हम कहते हैं। दूसरा सहायक जनन अंग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और तीसरे हमने उन अंगों को रखा उस समूह में जो कि ग्रंथियों के रूप में पाई जाती हैं, उनको कहते हैं सहायक जनन ग्रंथियां या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नर जनन तंत्र में जो विभिन्न जो भाग हैं उन भागों को हम 3 समूहों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला है मुख्य जनन अंग, दूसरा है सहायक जनन अंग और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियां। अब इन समस्त भागों में, यानी कि जो मुख्य जनन अंग है इसमें किन अंगों को रखा गया है, सहायक जनन अंग है इसमें कौन से भाग आते हैं, सहायक जनन ग्रंथियां हैं कौन से भाग आते हैं, तो हम इसको अगले स्लाइड में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। तो आप देखिए जरा, पुरुष का जो जनन तंत्र है जैसा भी हमने चर्चा कर ली है कि सबसे पहला इसमें है मुख्य जनन अंग। अब ये जो मुख्य जनन अंग है इसके अंतर्गत रखा गया है वृषण को। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं वृषण, यानी कि वृषण जो है नर जनन तंत्र का मुख्य जनन अंग है। सहायक जनन अंग के अंतर्गत आपके आते हैं अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शिश्न। ये जो 4 भाग हैं इनको रखा गया है सहायक जनन अंग के अंतर्गत। अगला है सहायक जनन ग्रंथियां। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स वही पाई जाती है जिनका काम होता है सिक्रेशन का, श्रावण करने का काम। तो इसके अंतर्गत रखा गया है सबसे पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरा आता है काउपर ग्रंथि। ये हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि मुख्य जनन अंग के अंतर्गत वृषण, सहायक जनन अंग के अंतर्गत अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शिश्न को रखा गया है और सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियों को रखा गया है। अब हम अगले स्लाइड में चित्रात्मक रूप से देखते हैं कि जो पुरुष का जो जनन तंत्र है उसको चित्रात्मक प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं और उन भागों को देखते हैं जो अभी हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं और कहाँ पर वो भाग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें वृषण। वृषण ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, कुछ जो है अंडाकार गोलाकार आकार में, इसको कहा जाता है वृषण। ये वाला भाग वृषण जो है एक त्वचा से बनी हुई थैलीनुमा संरचना होती है, इसको कहा जाता है वृषण कोश और इसी वृषण कोश में वृषण स्थित होते हैं। उसके बाद आपका आता है ये वाला भाग, ये जो वृषण के बाहर से स्थित है इसको कहते हैं अधिवृषण। अब ये जो अधिवृषण है ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, इसके 3 भाग बनाए गए हैं। ये जो सबसे ऊपर शीर्ष वाला है इसको कहते हैं शीर्ष अधिवृषण, जो ये मध्य वाला है इसको कहा जाता है मध्य अधिवृषण और ये सबसे नीचे वाला जो भाग है अधिवृषण का उसको कहते हैं पुच्छ अधिवृषण। यानी कि अधिवृषण 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे टॉप शीर्ष वाला शीर्ष अधिवृषण, मध्य मध्य अधिवृषण और सबसे नीचे वाला पुच्छ अधिवृषण। तो जो शीर्ष वाला है तो शीर्ष अधिवृषण वृषण से शुक्राणुओं को प्राप्त करके मध्य अधिवृषण में भेजता है। मध्य अधिवृषण शुक्राणु को अस्थायी रूप से उनका संग्रहण और पोषण करता है और जो पुच्छ अधिवृषण है वो शुक्राणुओं को शुक्र वाहिनी में पहुंचाता है और ये शुक्र वाहिनी आगे चल करके इसको सेमिनल वेजिकल यानी कि शुक्राशय में पहुंचाता है। ये शुक्राशय है यहाँ पर,
यहाँ पर पहुंचाता है। तो ये जो लंबी नलिका यहाँ पर पुच्छ अधिवृषण से निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को ले जाने का एक मार्ग है और ये उन शुक्राणुओं को एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं शुक्राशय, यहाँ पहुंचाता है और शुक्राणु कुछ समय के लिए यहाँ पर संग्रहित हो जाते हैं, यहाँ पर उनका पोषण होता है और शुक्राशय से एक तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणु के साथ मिलकर के सीमेन यानी कि वीर्य का निर्माण करता है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं शिश्न। ये वाला भाग है शिश्न। इसके अलावा प्रोस्टेट, ग्रंथि आदि इस जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं जो हमने इस चित्रात्मक रूप से यहाँ पर प्रदर्शन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आते हैं कि प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं और किसको प्राथमिक जनन अंग में रखा गया है। प्राथमिक जनन अंग से आशय है कि वे अंग जो युग्मकों और हार्मोन्स का निर्माण करते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसके अंतर्गत रखा गया है वृषण। वृषण को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब वृषण की क्या संरचना है, उस किस प्रकार से होते हैं और कितनी संख्या में पाए जाते हैं। पुरुष में वृषण एक जोड़ी यानी कि संख्या में 2 और जिनका आकार अंडाकार होता है। इनकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई इनकी जो है 1.2725 सेंटीमीटर और कुछ गुलाबी रंग में होते हैं। ये जो वृषण है ये वृषण कोश में स्थित होते हैं और उदर गुहा से बाहर लगे हुए होते हैं। इनका कारण ये है कि शुक्राणु निर्माण के लिए देह गुहा का जो तापमान है उस पर संभव नहीं होता है। तो देह गुहा का जो तापमान है उससे कम लगभग 2 से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होना आवश्यक होता है। इसलिए जो वृषण है उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, ये इसका कारण है। तो कई बार अगर आपको प्रश्न आए कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं तो आपको आंसर लिखना है इसलिए होते हैं क्योंकि जो शरीर का यानी कि जो उदर गुहा का जो तापमान है उस तापमान पर शुक्राणु न तो बन पाते हैं न वो जीवित रह पाते हैं। तो उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होना चाहिए और इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। ये वृषण इस प्रकार से। अब संरचनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चरल रूप से हम इसको देखते हैं तो प्रत्येक वृषण श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतकों से और एक संपुट में बंद रहता है जिसमें 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाला हो जाएगा आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस, मध्य वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाला ट्यूनिका वैस्कुलोसा होता है। अब प्रत्येक जो वृषण है उसमें लगभग जो है 250 के आसपास वृषण पालिकाएं लोब्यूल्स होती हैं और प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको हम शुक्र जनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल में सर्तोली कोशिकाएं होती हैं और ये सर्तोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण और उनको आधार प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो शुक्र जनक जो नलिकाएं हैं इनके बीच में खाली स्थान होता है और इन खाली स्थानों में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं और इन लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है कि नर लिंग हार्मोन्स जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन इसका स्राव करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन का काम है कि जो नर है उसमें प्राथमिक और जो के हैं सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण है उनको विकसित और नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रश्न आए कि सर्तोली कोशिकाओं का क्या काम है तो आपका आंसर होगा शुक्राणुओं का पोषण करना, उनको आधार देना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि भाई लीडिंग जो कोशिकाएं हैं उनका क्या कार्य है, कार्य बताइए। तो आपको लिखना उसमें कि लीडिंग कोशिकाओं का कार्य टेस्टोस्टेरोन जो कि एक नर लिंग हार्मोन से उसका स्राव करती है जो टेस्टोस्टेरोन नर में प्राथमिक और जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उन लक्षणों को नियंत्रित करता है। आगे हम बात करते हैं सहायक जनन अंग पर।
सहायक जनन अंग का मतलब है कि वे अंग जो कि जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, यानी कि जो मेन जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है, उनकी मदद करते हैं। अब सहायक जनन अंग के अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। सबसे पहला अधिवृषण एपिडिडाइमिस, दूसरा शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, तीसरा शुक्राशय सेमिनल वेजिकल्स, चौथा शिश्न यानी कि पेनिस। ये अंग सहायक जनन अंग कहलाते हैं। पुनः एक बार हम देख लेते हैं कि सहायक जनन अंग के अंतर्गत किन अंगों को रखा गया है। पहला है अधिवृषण, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा शुक्राशय और चौथा शिश्न या पेनिस। ये सहायक जनन अंग कहलाते हैं। अब हम अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और शिश्न, इन पर थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं अधिवृषण। अधिवृषण लगभग जो है 6 मीटर लंबी और पतली नलिका होती है जो कि अत्यधिक कुंडलित होती है, और ये अत्यधिक कुंडलित होने के कारण एक ग्रंथिनुमा संरचना बनाती है जो वृषण के अग्र और भीतरी भाग को ढके रहती है। और इस वृषण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला शीर्ष अधिवृषण या कैपट एपिडिडाइमिस, दूसरा मध्य अधिवृषण कॉर्पस एपिडिडाइमिस, तीसरा पुच्छक अधिवृषण कॉडा एपिडिडाइमिस। अब शीर्ष जो अधिवृषण है, इसका काम अपवाही जो नलिकाएं होती हैं उनके द्वारा वृषण जालिकाओं से शुक्राणुओं को प्राप्त करना। शुक्राणुओं को प्राप्त करने का कार्य है शीर्ष अधिवृषण का। मध्य जो अधिवृषण है, इसका कार्य है शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहण करना और उनका पोषण करना, ताकि शुक्राणु जीवित और सक्रिय बने रहें। पुच्छक जो अधिवृषण है, इसका कार्य है कि शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करना। तो ये इस प्रकार से अधिवृषण, जिसके कि 3 भाग होते हैं, पुनः देख सकते हैं आप। शीर्ष अधिवृषण है, दूसरा मध्य अधिवृषण है और तीसरा पुच्छक अधिवृषण है। अब अधिवृषण के क्या क्या कार्य हैं, पॉइंट वाइज हम इनके कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है कि यह वृषणों से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में जाने हेतु मार्ग प्रदान करता है, यानी कि जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। दूसरा कार्य है, इसकी नलिका में क्रमाकुंचन गति होती है, जिसकी सहायता से शुक्राणु शुक्र नलिका की तरफ यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कार्य है कि इसमें शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो जो अधिवृषण है, इसमें शुक्राणु मेचर होते हैं, परिपक्व होता है। चौथा कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, यानी कि अधिवृषण जो है ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। पांचवा कार्य है इसका, अधिवृषण शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो है वो वहां से निकल करके शुक्रवाहिनी में पहुंचते हैं। अगला है आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी लगभग जो है 30 सेंटीमीटर एक वाहिनी है, एक नलिका होती है जो पुच्छ एपिडिडाइमिस से होकर के निकलती है। और ये एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण और शुक्राशय को जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि शुक्राणुओं को ये शुक्रवाहिनी एपिडिडाइमिस से शुक्राशय में पहुंचाने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें शुक्राशय। शुक्राशय में एक विशेष पदार्थ जो कि हाई ऊर्जा वाली जो है के रूप में पाई जाती है, जिसको कहते हैं फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज एक शर्करा है, ये उसमें पाई जाती है शुक्राशय में, और इसी के द्वारा जो शुक्राणु है उनका पोषण और उनका जो है क्या है संरक्षण होता है। इसी शुक्राशय से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणु के साथ मिलकर के सीमेन या वीर्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि।
अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? जैसे कि हमने आप पूर्व में चर्चा की कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स जो ग्रंथि है, इनको सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत रखा गया है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है, एक जोड़ी, और इससे एक हल्का क्षारीय द्रव उपस्थित रहता है जो जननांगों को उनके अन्य वातावरण को उदासीन करने का कार्य करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और कई बार वृद्धावस्था में प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है वृद्धावस्था में, यही प्रोस्टेट ग्रंथि है। काउपर्स ग्रंथि, इसे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य है कि मूत्र का जो अम्लीय प्रभाव है और क्षारीय स्राव के द्वारा उसको उदासीन करना, उसको जो है उदासीन करने का कार्य करते हैं काउपर ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ। अब हम नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, जनन तंत्र जो नर का है उसके क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं। सबसे पहला है नर जनन तंत्र टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, और ये जो हार्मोन्स है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण दाढ़ी मूछ का आना, उनके आवाज में भारीपन होना, विभिन्न जो गुप्त अंग है वहाँ बालों का निकलना, ये तमाम, या शुक्राणुओं का जो है निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो ये सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं, और इनको नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन नामक नर लिंग हार्मोन्स। दूसरा कार्य है कि जो शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं उनमें जो जनन कोशिकाएं हैं, उन जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तीसरा कार्य है कि कॉपुलेशन के समय शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये हमने जो बात की नर जनन तंत्र, उसके कौन कौन से भाग हैं और कौन से अंग क्या कार्य करते हैं, और उसके कार्यों पर हमने चर्चा की। तो आगे अगले सेशन में हम मादा जनन जो तंत्र है और उसके विभिन्न भागों पर बात करेंगे, उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।